नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले, जैसे हम जो भारत का राज व्यवस्था पढ़ रहे थे उसमें राष्ट्रपति टॉपिक था जो हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। आज उन्होंने नया टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री के जो पद का विवरण है उसकी बात करें तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति अगर हम बात करें तो जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है, हमने जैसा पढ़ा। तो कार्यपालिका शक्ति है, उनका नाम मात्र मतलब संस्थापक बोले तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो उसके जो वास्तविक अध्यक्ष होता है अगर, तो वो प्रधानमंत्री होता है। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 74 में बताया गया कि जो मतलब जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति, इस राष्ट्रपति की सहायता के लिए, मतलब इस राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता मतलब राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, क्या अकेला थोड़ी काम करेगा वो। अगर उसे कोई भी डिसीजन लेना होगा तो मतलब वो कैसे लेगा, वो उसकी एक मंत्री परिषद रहेगी, उसी के द्वारा वो डिसीजन लेगा। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। उसका प्रमुख की बात करें तो उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अब को आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति की सहायता मंत्री परिषद, राष्ट्रपति की सहायता के हेतु मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 74 में कहा गया है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति को मतलब एक फिर संविधान संशोधन किया गया था, उस संविधान संशोधन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, और यह हुआ था 1976 में। इस संविधान संशोधन में बताया गया कि ये जो मंत्री परिषद होगी, तो राष्ट्रपति को जो मंत्री परिषद होगी मतलब उसका मतलब जो प्रधानमंत्री होगा मतलब उसका परामर्श लेना, जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जो परामर्श लेगा उन सभी को मानना बाध्यकारी होगा। मतलब राष्ट्रपति के लिए जो मंत्री परिषद से परामर्श लेना होगा, मंत्री परिषद से जो परामर्श लेता है, वो जो उनसे जो भी परामर्श लेता है तो उस परामर्श को मानना मतलब उसके लिए बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। अब मैं ऐसे बता सकता हूं आपको कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा क्या था कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था उसके द्वारा कहा गया कि जो मंत्री परिषद होगी उसका जिससे परामर्श लेगा राष्ट्रपति मंत्री परिषद, और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है उससे परामर्श लेगा, मतलब उससे मतलब जो भी मतलब सहायता लेगा एक तरह से अपना डिसीजन देने में। तो उसकी सहायता के लिए जो परामर्श लेगा वो परामर्श मानना राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी होगा, मतलब उसको राष्ट्रपति को वो परामर्श मानना ही होगा। तो इसमें तो मतलब एक तरह से राष्ट्रपति की सीमित शक्ति होगी, पूरी शक्ति मंत्री परिषद के पास चली गई इस हिसाब से। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर एक दूसरा संविधान संशोधन होता है, उसका नाम है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये होता है 1978 में, 1978 में। तो इस संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि जो मंत्री परिषद से जो परामर्श लेगा राष्ट्रपति, अगर मंत्री परिषद उस जो राष्ट्रपति को परामर्श भी देती है तो उस परामर्श को राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु भेज सकता है, राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु भेज सकता है, मतलब उस पर एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है, मंत्री परिषद उस पर पुनः विचार कर ले तो इसके लिए राष्ट्रपति उसे पुनः विचार हेतु भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति को कोई भी किसी प्रकार का कोई त्रुटि लगती है तो उसको राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु भेज सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या कहा गया कि जो मंत्री परिषद जो मतलब जो परामर्श देगी उसे, उस परामर्श को राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु एक बार भेज सकता है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में बाध्यकारी था, तो उसको भेज सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है उसी के बारे में। सॉरी, यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात करा था। तो अब हम बात करते हैं जो प्रधानमंत्री है,
तो प्रधानमंत्री का मतलब इसका भी और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 75 और 75 का भी 1 पार्ट। इसमें जो प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद होगी उन्हीं का विवरण है। देखते क्या, तो जो प्रधानमंत्री है मतलब इसमें कहा गया है कि जो संसद में जो बहुमत दल का नेता होगा, मतलब कह सकते हैं लोकसभा में भी जो बहुमत दल का नेता होगा, बहुमत प्राप्त जो दल है उसका जो नेता होगा, बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसे राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा भाई, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो इसमें 75 वर्ष है। इसमें कहा गया कि जो संसद में जो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसको क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? उसे नेता होगा, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। किसी भी दल को अगर संसद में बहुमत प्राप्त है तो वो लोकसभा में, तो उसे क्या करेगा? राष्ट्रपति उसके दल के जो प्रमुख नेता रहेगा उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और उस प्रधानमंत्री के परामर्श से ही और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। ठीक है, मतलब मंत्रियों। अब ऐसी बात की तो संसद में कितने मंत्री हो सकते, संसद या फिर लोकसभा में कितने मंत्री हो सकते हैं? तो हम बात करें तो मंत्री, इसी को लेकर एक संविधान संशोधन होता है, 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था और इसके तहत कहा गया था कि जो संसद में है, जो मंत्रियों की कुल संख्या, जो संसद की जो कुल संख्या है, जो लोकसभा में उनके जो मंत्रियों की संख्या है वो कितनी रह सकती है? उसके 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सेकंड वाला था, अनुच्छेद 75 का एक सेकंड भाग है, भाग 2 कहते हैं उसे। तो इसमें बोला गया है कि जो मंत्री होगा, जो मंत्री होगा जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। कौन? मंत्री का जो कार्यकाल होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, मतलब राष्ट्रपति के अनुसार ही उसका कार्यकाल राष्ट्रपति में निर्भर करेगा। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है और इसमें कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा पर निर्भर करती है, मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा पर निर्भर करती है। ठीक है, चौथा जो पार्ट था उसमें कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है उसको शपथ की बात करें, मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिला? तो जो मंत्रिपरिषद है वो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में जैसे मैंने पढ़ा था शपथ का उल्लेख है, तीसरी अनुसूची में शपथ है, वो शपथ लेगी, तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेगी। और शपथ किसकी लेगी? पद और गोपनीयता की शपथ लेगी। ठीक है, इसका एक पार्ट है 5। इसमें कहा गया है कि अगर कोई जिस टाइम कोई भी मंत्री अगर उस टाइम संसद का सदस्य ना हो, अगर संसद का सदस्य न हो, वो लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी प्रकार का सदस्य ना हो, तो बाहर का व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है। मतलब कह सकते हैं कि कोई जो संसद में कोई चुनाव आके जीता ही नहीं, उसका सदस्य ही नहीं बना, वो भी मंत्री बन सकता है। लेकिन उसको मंत्री बनने के 6 महीने पश्चात उसको संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। मतलब वो संसद का सदस्य बन जाता है 6 महीने बाद, तो वो मंत्री बना रह सकता है, नहीं तो उसके मंत्री वो नहीं रह सकता। तो 6 महीने तक वो तो कोई भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो 6 महीने के अंदर उसको संसद की सदस्यता हासिल करनी होगी। ठीक है, अब इसका एक छठा पार्ट है, इसमें बात जो भाग 6, कौन सा? भाग 6। जैसे हम पहले जान लेते हैं, जो संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उसके परामर्श से ही करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
मतलब मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। सामूहिक रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। शपथ कौन सी रहेगी? पद और गोपनीयता की। तो इसके अनुसार जो प्रधानमंत्री को तीसरी अनुसूची की प्रधानमंत्री परिषद को तीसरी अनुसूची के तहत पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। और जो 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बन नहीं सका, उसको संसद का सदस्य 6 महीने में मतलब बनना होगा। ठीक है, इनके बारे में हमने यहाँ पे जाना। अब हम बात करते हैं कि जो अगला हमने अनुच्छेद जो 75(6) है उसके बारे में। तो जो संसद के वेतन भत्ते हैं, मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं, मंत्रियों के वेतन भत्ते, जो मंत्रियों के वेतन भत्ते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। संसद द्वारा निर्धारण। तो जो मंत्रियों के वेतन भत्ते हैं वो संसद के द्वारा निर्धारण किया जाएगा इनका। अब हमें आगे जानते हैं जो प्रधानमंत्री के कार्य है, मतलब प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं। हाँ, एक प्रधानमंत्री की योग्यता भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। प्रधानमंत्री की योग्यता, तो प्रधानमंत्री की योग्यता तो वो मतलब लोकसभा मतलब वो एक सदस्य बनने लायक हो, मतलब लोकसभा में मतलब सदन का सदस्य बनने लायक उसकी योग्यता हो। ठीक है, और मतलब वो जो अपना मतलब त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को देता है। उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और मतलब उसका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वैसे तो लोकसभा के समान ही होता है, लेकिन अगर वो विश्वास मत हासिल ना कर पाए अगर कभी लोकसभा में, तो उसको उस बर्खास्त में मतलब उसको त्याग पत्र देना होगा। तो योग्यता की बात करें तो वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए काबिल हो। ठीक है, अब हम अब इसके कार्य, जो प्रधानमंत्री का के कार्य क्या क्या होता है। एक तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब संविधान का या फिर हमारे देश का नीति निर्माता होता है। देश का नीति निर्माता, मतलब सबसे पहली बात तो देश का नीति निर्माता होता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो ये जो कार्यपालिका शक्तियां उन सभी का वास्तविक प्रधान होता है। कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा बात करें तो राजनीतिक प्रमुख होता है। राजनीतिक प्रमुख भी होता है। एक हम बात करें तो ये प्रमुख वक्ता होता है। ठीक है, राजनीतिक प्रमुख होता है। अगर कोई मतलब राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए, मतलब राष्ट्रपति के अनुसार किसी मंत्री को त्याग पत्र देना हो, तो अगर मंत्री त्याग पत्र नहीं दे रहा हो तो प्रधानमंत्री उसमें सहायता करता है, मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर वो त्याग पत्र दे सकता है। और एक बात करें तो ये तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो हमने जाना कि जो कार्यपालिका की जो बात शक्तियां है उसका प्रधान भी प्रधानमंत्री होता है। और जैसे कि हम बात करें देश का जो नीति निर्माता भी इसी को कहा गया है। राजनीतिक प्रमुख भी होता है, प्रमुख वक्ता भी यही होता है। और जैसे कि हम बात करें कि जैसे मान लो ये जो विभिन्न विभाग है, जैसे कई प्रकार के विभाग है मंत्रालय, उन सभी के विभागों का बंटवारा और उनमें फेरबदल करने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। जो मंत्रियों का फेरबदल करने का कार्य भी इसी के द्वारा किया। इसी प्रकार से कई कार्य है। इसी में हम जान सकते हैं कि जो ये मंत्रिपरिषद है, तो जैसे मंत्रिपरिषद का और भी अन्य कार्य हो सकते हैं, लेकिन जब हम एक बात और जान लेते हैं यहाँ पे कि जो ये प्रधानमंत्री इसके और भी कई उसको विभाग भी, कईयों को प्रमुख भी होता है, प्रधान होता है। तो उन सभी विभागों के बारे में हम जानते हैं। जैसे अब ये कौन कौन से विभागों का प्रमुख होता है, तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद विभाग है उसका पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब एक किन किन विभागों का अध्यक्ष होता है जान लेते हैं। एक राष्ट्रीय एकता
परिषद विभाग या आयोग कह सकते हैं ना, आयोग परिषद आयोग। तो इन सभी का पद, इसका भी पदेन अध्यक्ष होता है। एक बात करें तो जो राष्ट्रीय वैज्ञानिक एंड अनुसंधान परिषद आयोग, इसका भी ये पदेन अध्यक्ष होता है। जो नीति आयोग है, नीति आयोग, उसका भी पदेन अध्यक्ष होता है। तो इन कुछ विभाग है जिनका भी ये पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, अब मैंने शायद आपको मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 75 प्रश्न में क्या बताया था आपको कि जो लोग, शायद मैंने आपको संसद बता दिया होगा बाय मिस्टेक। हाँ, तो वो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है उसे प्रधानमंत्री चुना जाता है। लोकसभा, वहाँ पे संसद का ध्यान मत रखना कि संसद से वो गलत हो जाएगा, आपको थोड़ा लोकसभा ध्यान रखना। और एक अनुच्छेद मैंने आपको 75(2) में आपको, सॉरी 75(3) में, कि जो लोकसभा जो मंत्री परिषद है वो एक मंत्री जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और हमने जो अनुच्छेद 75 की बात की जो संसद में, उसकी भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आगे बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्षों की कौन कौन से उसके विभाग होते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। ठीक है, अब तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आगे के जो प्रधानमंत्री के टॉपिक में और कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए, कौन कौन से प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई, और कौन कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा से थे, इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।